हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, so you can use our referral code rank10. By using this referral code, you will get a good discount on Unacademy Plus subscription. And if you have any queries related to Unacademy Plus subscription, so you can call us or WhatsApp us at the given number. Okay? तो कोई भी क्वेरीज है आपकी या कुछ भी आपको जानना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। सो मूविंग टू द कोर्स, ये जो कोर्स है ये तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री की समरी है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे लेसन नंबर 13 दैट इज अबाउट द इंपीरियल चोलास। ओके, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने कवर किया था चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास के बारे में, और जो उनसे पहले के सेशंस है उसमें मैंने लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 12 जो है कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जरूर देखिए जिससे कि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए। अगर आज के सेशन की बात करें हम, तो आज हम जानेंगे चोलास की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, उनके मिलिट्री कंक्वेस्ट और अचीवमेंट्स, उनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे राजराज वन उनके टाइम पे, फिर उनके सक्सेसर राजेंद्र वन के कैंपेन्स और उनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और फिर देखेंगे लिटरेचर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था चोला टाइम में। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं हम आज कवर करने वाले हैं। अगर बात करें चोला हिस्ट्री की, तो आपको याद होगा जब हमने संगम एज पढ़ी थी, संगम पीरियड के बारे में पढ़ा था, तो उस टाइम पर भी चोलास का जो है जिक्र हुआ था। चोल, चेर, पंड्या जो ये तीन थे, ये उस टाइम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स थे साउथ इंडिया में। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे चोलास का फॉल होता चला गया, सक्सेसर्स आगे वीक आते चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो चोलास थे वो मेयर फ्यूडिटरीज बन के रह गए, यानी कि कोई भी किंगडम आए साउथ इंडिया में वो उसके सबऑर्डिनेट, उसके फ्यूडेटरी ही थे। ठीक है, तो ये लोग रह गए। चोलास बिकेम द फ्यूडेटरीज इन उरैयूर, उरैयूर वाले एरिया में ये लोग फ्यूडेटरीज बन के रह गए। उसके बाद क्या होता है, करीब करीब इनको 500 साल लगते हैं अपने आप को प्रोमिनेंट साबित करने में, अपने आप को पैरामाउंट दिखाने में कि हम मतलब दोबारा से एमर्ज होने में। सो दे बिकेम प्रोमिनेंट इन द 9th सेंचुरी, और उसके बाद ये अपनी जो है कैपिटल जो है बनाते हैं तंजौर वाले एरिया को, और मेजर पोर्शन जो होता है साउथ इंडिया का वो इनके अंडर होता है। और ये जाने जाते हैं किस नाम से, इंपीरियल चोलास के नाम से। पहले वालों को हम बोलते हैं एंशियंट चोलास, जो संगम एज के चोलास थे उनको बोला जाता है एंशियंट चोलास। बट अगर बात करें इनकी, तो इन लोगों को हम बोलते हैं इंपीरियल चोलास। ओके, माना जाता है साउथ इंडिया के अलावा जो इनका रूल था, मतलब इनका जो एम्पायर थी, वो श्रीलंका और मलय पेनिनसुला वाले एरिया में भी जो है इनकी इन्फ्लुएंस थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब इन्होंने फॉरेन टेरिटरीज में जाकर भी अपना वहां पे उनको एनेक्स किया और अपना एक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करी। सो यू कैन योरसेल्फ इमेजिन दैट हाउ पावरफुल दे वर एट दैट टाइम। ओके, अगर बात करें हम इंपीरियल चोलास के बारे में कि हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कहाँ से पता लगता है इंपीरियल चोलास की एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, तो काफी सारे जो इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, तो उन टेम्पल्स के अंदर कई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनसे हमें पता लगता है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, टेम्पल्स के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और उन इंस्क्रिप्शन से पता लगता है जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था, सोसाइटी था उस टाइम पे, इकोनॉमी था, कल्चर था या पॉलिटिकल हिस्ट्री था। ओके, अगर बात करें इंपीरियल चोलास के फाउंडर की, तो जो विजयलया है इनको माना जाता है फाउंडर। विजयलया वाज द फाउंडर ऑफ द इंपीरियल चोलास और ही वाज द वन हु कैप्चर्ड तंजौर। इन्होंने ही जो है तंजौर को कैप्चर किया था मुतरैयर से 815 एडी में, 815 एडी में तंजौर को कैप्चर किया
और उसको चोला अंपायर, इंपीरियल चोला अंपायर की कैपिटल बनाई। और उसके बाद वहां पर पे देवी दुर्गा का जो है टेम्पल भी बनवाया। उसके बाद क्या होता है कि इनके आते हैं सक्सेसर, जो कि इनके पुत्र होते हैं आदित्य। वो आकर के सबसे पहले क्या करते हैं, पल्लव किंगडम को हराते हैं, मतलब पल्लवास को हराते हैं, उनको ओवरटुक करते हैं। जो उनका लास्ट रूलर था पल्लवास का अपराजिता, उनको हराते हैं आदित्य वन। और वो अपनी एम्पायर को आगे पल्लव एम्पायर को भी अपने अंदर, अपनी एम्पायर के अंदर शामिल कर लेते हैं। जो पल्लव की कैपिटल थी तोंडई मंडल, उस एरिया को भी वो लोग अपने अंडर ले लेते हैं। आपको ध्यान होगा जब हमने पल्लवास के बारे में पढ़ा था, पल्लवास के डिक्लाइन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस सेशन में, तो उसमें हम जिक्र आया था आदित्य वन का, कि कैसे आदित्य वन ने, चोला किंग ने आके, इंपीरियल चोला किंग ने आकर के पल्लवास के जो लास्ट रूलर थे अपराजिता, उनको पराजित कर दिया। ठीक है, अपराजिता को पराजित कर दिया किसने, आदित्य वन ने, जो कि चोला किंग थे। और इसके बाद पल्लव किंगडम का जो है वो एंड हो गया, और चोलाज ने जो है अपनी टेरिटरी में टोंडई मंडल वाला एरिया और जो भी पल्लव किंगडम का एरिया था वो चोला एम्पायर के अंदर उनका वहां तक का एक्सटेंड हो गया। अगर बात करें हम अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स की, जो चोलाज में अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, तो उनमें एक आते हैं पुरांतक वन। ठीक है, ये जो है अर्ली चोलाज जो है, मतलब अभी इंपीरियल चोला लाइन के हम स्टार्टिंग के जो रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा विजयला के बारे में, जो कि फाउंडर थे। उसके बाद उनके सक्सेसर आदित्य वन के बारे में, जो कि विजयला के सन थे। उसके बाद और भी रूलर्स आए। फिर आते हैं पुरांतक वन, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी अर्ली चोलाज में। इन्होंने माना जाता है कि जाकर के हराया पंड्यास को, और सेलोन यानी कि आज की श्रीलंका वाले एरिया के रूलर को भी इन्होंने हराया। हालांकि ये खुद हार गए राष्ट्रकूटास से ये खुद हार गए तकोलम की बैटल में। कहां पर हार गए पुरांतक वन, तकोलम की बैटल में हार गए राष्ट्रकूटास से। जो पुरांतक वन थे, ये माना जाता है कि ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स ऑल्सो, काफी सारे टेम्पल्स मिले हैं जो इन्होंने बनवाए। और जो इनके टेम्पल्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है टेम्पल का विमान। जो विमान वाला स्ट्रक्चर होता है टेम्पल का, वो इनके टेम्पल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। नटराज टेम्पल एट चिदम्बरम विद गोल्डन रूफ, यानी कि जो उसका विमान था, जो उसकी रूफ थी, वो थी गोल्डन रूफ थी उसकी, और उसकी नटराज टेम्पल चिदम्बरम में। तो ये काफी फेमस है, जो कि पुरांतक वन के टाइम पर बनवाया गया था। अगर हम बात करें इनके टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो जो अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ रहे हैं, अभी आगे आगे चल करके हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बट अगर हम एक यहाँ पर रेफरेंस लें एडमिनिस्ट्रेशन का, तो दो इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें उतिरामेरूर में। कहा मिले हैं, उतिरामेरूर में दो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल अकाउंट पता लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया चोलास के बारे में कि पुरांतक वन तक आते आते काफी ज्यादा कंट्रोल था। बट पूरे 30 साल बाद, मतलब 30 साल लगे इंपीरियल चोलास को अपने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करने में, और वो इस्टेब्लिश हुई राजराज वन के टाइम। राजराज वन वॉज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपीरियल चोला रूलर। ओके, राजराज वन के बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंपीरियल चोलास की अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री का, जिसमें हमने पढ़ा वो कैसे संगम पीरियड के बाद वो कैसे डिक्लाइन हुआ चोलास का, और वो कैसे फ्यूडेटरीज बन गए थे। फिर उनके जो फाउंडर आए इंपीरियल चोला लाइन के, वो थे विजयला, जिन्होंने तंजोर को एस्टैब्लिश करी अपनी कैपिटल और तर्रयुर्स को हराया। फिर उसके बाद उनके बेटे आए आदित्य वन, जिन्होंने पल्लव को हराया और तोंडई मंडल वाला एरिया भी अपने अंपायर में एस्टैब्लिश कर लिया। फिर आए पुरांतक वन, जिन्होंने आकर के पंड्यास को हराया, सिलोन के रूलर यानी कि श्रीलंका के रूलर को हराया। हालांकि वो खुद हार गए राष्ट्रकूटास से। ठीक है, तो ये सब हो गया अर्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। अगर हम थोड़ा सा इनकी एम्पायर का एक्सटेंट देखें, तो आप ये देखिए, जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये ब्लू वाला एरिया, जो ये ब्लू वाला एरिया पूरा का पूरा, इसमें सिलोन वाला एरिया भी है। देखो ये सिलोन वाला एरिया भी जो है, ये सारा एरिया जो था, ये था डायरेक्ट कंट्रोल में चोलास के। ये सारा का सारा डायरेक्ट कंट्रोल में था चोलास के।
और जो ये पिंकिश वाला एरिया है, हल्का लाइट पिंकिश वाला एरिया, ये हो गया। फिर उसके अलावा ये वाले एरियाज हो गए, ये हो गया पूरा। ये सब जो है था इन्फ्लुएंस, यहाँ पर चोलास की क्या थी, इन्फ्लुएंस थी। ओके, सो आप एक को एक आइडिया लग जाएगा देख करके कि कितना ज्यादा इनका एक्सटेंट था एम्पायर का, कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी इन लोगों की फॉरेन लैंड में भी। ठीक है, और ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली ब्लू लाइन, ये ट्रेड रूट था चोलास के अंडर। ये वाला जो है ये ट्रेड रूट था चोलास के अंदर। और अगर आप देखें आज के मैरीटाइम ट्रेड में, तो ये ट्रेड रूट आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड रूट है, ये आज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चोलास के टाइम से इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड रूट। अगर हम बात करें हम राजराज वन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चोला रूलर, इंपीरियल चोला रूलर माना जाते हैं, माना जाता है कि जो चोला पावर थी वो अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्लोरी में जो पहुंची वो राजराज वन और इनके पुत्र राजेंद्र वन के टाइम पर ही पहुंची। अगर राजराज वन के टाइम पीरियड की बात करें तो 985 एडी से लेकर के 1014 एडी तक, यानी कि 985 एडी से लेकर के 1014 एडी तक जो है राजराज वन का टाइम पीरियड माना जाता है। जो राजराज वन थे ये सबसे ज्यादा फेमस थे अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में। इन्होंने बहुत ज्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करे, एम्पायर को जो है काफी आगे तक बढ़ा करके लेके गए, बहुत ज्यादा इन्होंने एक्सपेडिशंस करे और काफी किंगडम्स जो है एनेक्स भी करी। सबसे पहला जो एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है इनका, इन्होंने हराया चेर रूलर भास्कर विवर्मन को, भास्कर रविवर्मन को इन्होंने हराया। और ये थी एक नेवल बैटल, यानी कि समुद्र में लड़ी गई लड़ाई थी, ये नेवल बैटल थी। कहां पर, कंदुलुर सलाई में, कंदुलुर सलाई में इन्होंने चेरा रूलर भास्कर रविवर्मन को हराया, और जो चेरा की नेवी थी उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि आप खुद सोच सकते हैं अब कि कितने ज्यादा ये लोग मैरीटाइम जो पावर थी इनकी, जो नेवी थी इनकी, वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी। उसके बाद इन्होंने हराया पांड्या रूलर को, जो कि थे अमर भुजंग, इन्होंने अमर भुजंग को भी हराया। और उसके बाद जो चोला अथॉरिटी है वो पंड्यास की कंट्री में, यानी पंड्यास की जो टेरिटरी थी वहां पर भी एस्टैब्लिश हो गई। फिर इन्होंने जो रूलर्स थे मैसूर वाले रीजन में, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थे, लोनाम्बा पाड़ी, तड़ीगई पाड़ी, गंगावाड़ी, इन सबको भी हरा करके मैसूर रीजन वाला एरिया भी जो है एम्पायर के अंदर एनेक्स कर लिया। और जो माना जाता है कि इनके टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी जो फॉरेन फाइट मानी जाती है, एक्सपेडिशन माना जाता है, वो है श्रीलंका का इन्वेजन करना। ठीक है, और जो कि करा था इनके पुत्र राजेंद्र वन ने। ठीक है, राजराज वन के टाइम पर हुआ, बट जो वो एक्सपेडिशन करा, जो वो श्रीलंका का इन्वेजन करा, उसके इंचार्ज जो थे वो थे राजेंद्र वन, जो कि थे पुत्र इसके राजा राज वन के। इन्होंने क्या करा, जो महेंद्र फिफ्थ थे उस टाइम पे श्रीलंका के किंग, वो जो है चले जाते हैं डर के मारे, और जो चोलाज हैं वो नॉर्दर्न श्रीलंका वाले एरिया के अंदर अपना जो है कैप्चर कर लेते हैं, नॉर्दर्न श्रीलंका वाले एरिया को। ठीक है, और अपनी कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर लेते हैं अनुराधपुरा से पोलनारूव से, पोलनारूव में जो है वो अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक शिवा टेम्पल भी बनवाते हैं। तो अगर बात करें हम श्रीलंका इन्वेजन के बारे में, जो राजराज वन के टाइम पे हुई, वो इन्वेजन हुई, वहां पर उस टाइम श्रीलंका में किंग कौन था, महेंद्र फिफ्थ। कौन था, महेंद्र फिफ्थ वाज द किंग देयर इन श्रीलंका। और ये एक्सपेडिशन किया राजेंद्र वन, ये खुद इसके इंचार्ज थे, जो कि राजराज वन के पुत्र हैं, और इन्होंने इसमें नॉर्दर्न श्रीलंका वाला एरिया जो है कैप्चर कर लिया, और जो कैपिटल है उसको अनुराधपुरा से शिफ्ट करके पोलनारूव में कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया इनके कुछ जो इनके श्रीलंकन एक्सपेडिशन था। अगर हम बात करें इनके अदर एक्सपेडिशंस के बारे में जो इन्होंने इंडिया में किया, वो था वेस्टर्न चालुक्यास, जो कि कल्याणी में थे, उनके अगेंस्ट। और इसके बाद उन्होंने जो है जो वहां के रूलर थे सत्यसराय, उनको हरा दिया, और जो रायचूर दोआब वाला एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैप्चर कर लिया। और इससे क्या हुआ कि जो चोला पावर थी, चोलास की जो टेरिटरी थी,
वो तुंगभद्रा रिवर तक एनेक्स्ड, मतलब तुंगभद्रा रिवर तक एक्सटेंड हो गई। ठीक है, रायचूर दोआब वाला एरिया भी इनके अंडर आ गया। हमने जब प्रीवियस सेशंस में पढ़ा था कि कैसे रायचूर दोआब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पर, तो रायचूर वाला जो दोआब वाला एरिया है वो चोलास के अंडर आ गया चालुक्यास को हराने के बाद। किनको? वेस्टर्न चालुक्यास को हराने के बाद। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो वहां के रूलर्स थे, वेंगी के रूलर्स, उनको भी जो है थ्रोन के ऊपर इस्टेब्लिश कर दिया, शक्तिवर्मन को और किसको, एंड विमलादित्य को, इन दोनों को इस्टेब्लिश कर दिया तेलुगु चोड़ास को हरा करके। ठीक है, वेंगी वाला जो एरिया है वहां पर शक्तिवर्मन और विमलादित्य को इस्टेब्लिश कर दिया दोबारा से तेलुगु चोड़ास को हरा करके। और अपनी जो बेटी है कुंडवई, उसकी मैरिज कर दी विमलदित्य के साथ। यानी कि राजराज वन के मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे किनके साथ? वेंगी के रूलर्स के साथ। ओके, सो राजराज वन यानी इंपीरियल चोलास के मैट्रिमोनियल अलायंसेस था वेंगी के रूलर्स के साथ। अगर हम बात करें इनकी लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में, तो वो मालदीव आइलैंड में मानी जाती है कि इन्होंने मालदीव आइलैंड में तो जाके एक्सपेडिशन करा और वहां पर अपना राज स्टैब्लिश कर लिया, वहां पे कॉन्कर कर लिया मालदीव आइलैंड्स को। ठीक है, तो ये सब तो हो गया राजराज वन की इंपॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में, जिसमें इन्होंने चेर रूलर को हराया और उनकी जो नेवी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर पांड्या रूलर को हराया और फिर गंगावाड़ी, तड़ई गई पड़ी और नोलम्बा पाड़ी, मैसूर रीजन वाले जो थे एरिया में रूलर्स, उनको हराया। फिर श्रीलंका में जो है इन्होंने इन्वेजन किया और नॉर्दर्न श्रीलंका वाला पार्ट जो है इन्होंने अपनी टेरिटरी में ले लिया। ये इन्वेजन किया था इनके पुत्र राजेंद्र वन ने। फिर इसके बाद इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यास को हराया और रायचूर दोआब वाला तुंगभद्रा तक जो है एरिया इनके अंपायर के अंदर आ गया। उसके बाद इन्होंने वेंगी में, यानी कि वेंगी के अंदर अपने कुछ मित्र जो थे शक्तिवर्मन और विमलादित्य, उनको दोबारा से रिस्टोर करा तेलुगु चोड़ास को हरा करके, और अपनी बेटी का विवाह जो है विमलादित्य के साथ कर दिया। ठीक है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस में आ गए वेंगी और इंपीरियल चोलास। फिर उसके बाद इन्होंने जो लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट माना जाता है इनका, वो माना जाता है मालदीव आइलैंड्स के अगेंस्ट। मालदीव आइलैंड्स में इन्होंने करा और वहां पे कॉन्कर कर लिया और उसको अपनी एम्पायर में एनेक्स कर लिया। तो ये सब हो गए मिलिट्री अचीवमेंट्स राजराज वन के। अगर हम बात करें एक्सटेंट की इनके एम्पायर की, जो राजराज वन के टाइम पे थी, तो उसके अंदर पंड्या टेरिटरी, चेर टेरिटरी, टोंडई मंडल वाला एरिया और कुछ तमिलनाडु के रीजन और मैसूर के रीजन, जिसमें गंगावाड़ी, नोलम्बपाड़ी ये सब आते हैं, और तेलुगु चोड़ा वाला एरिया जिसमें कि डेक्कन और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सिलोन, मालदीव आइलैंड, बियॉन्ड इंडिया, ये सब जो है इनकी टेरिटरी के अंदर थे। ठीक है, पांड्या, चेर और क्या नाम है, तोंडई मंडल वाला एरिया, मैसूर रीजन वाला एरिया, तेलुगु चोड़ा वाला एरिया, ये सब डेक्कन के अंदर, डेक्कन इंडिया में। उसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका यानी सेलोन वो एरिया और मालदीव आइलैंड। आप खुद देख सकते हैं कितनी बड़ी टेरिटरी थी राजराज वन के अंडर, जिसमें डेक्कन इंडिया भी है और फॉरेन टेरिटरीज भी हैं, जिसमें मालदीव आइलैंड्स और सेलोन का पार्ट आता है। फिर इसके बाद एज यूजुअल हर किंग उस टाइम पर टाइटल्स लेता था, तो राजराज वन ने भी कुछ टाइटल्स लिए, और जिनमें टाइटल्स में थे मुमिडी चोला, जयन कोंडा और शिवापद सेकरा इनके टाइटल्स थे। माना जाता है जो राजराज वन थे ये एक खुद बहुत बड़े शैविज्म थे, यानी शिव जी के भक्त थे, ये शैव धर्म के फॉलोअर थे ये। इसलिए इन्होंने कुछ जो है टेम्पल्स भी जो है आर्किटेक्ट करा, मतलब कुछ बिल्ड कराए, कंस्ट्रक्ट कराए, जिसमें कि बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल पीस है इनके टाइम का, जो कि बनवाया गया था 1010 एडी में। कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। उसके अलावा इन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बनवाई, जिसमें कि फेमस है नागापट्टिनम की। ठीक है, नागापट्टिनम की जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है वो राजराज वन के टाइम पर बनवाई गई। और टेम्पल कौन सा इंपॉर्टेंट है? बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर, इसको राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है।
सो ये तो हो गया राजराज वन के बारे में। अगर हम बात करें अनदर इंपॉर्टेंट रूट इंपीरियल चोला रूलर की, जो कि थे राजेंद्र वन, और जो राजराज वन के जो हैं पुत्र थे। ठीक है, अगर हम बात करें राजेंद्र वन की, तो जो इनका पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1012 से लेकर के 1044 एडी तक, यानी कि 1012 एडी टू 1044 एडी तक। ठीक है, अप्रॉक्स इन्होंने रूल करा 22 ईयर्स के अप्रॉक्स इन्होंने जो है रूल करा, सॉरी 32 ईयर्स के अप्रॉक्स इन्होंने रूल करा। जो राजेंद्र वन थे ये अपने फादर की तरह ही इन मिलिट्री एबिलिटी में बहुत ज्यादा निपुण थे, और इन्होंने अपने फादर की पॉलिसी जो थी एग्रेसिव कंक्वेस्ट और एक्सपेंशन की, वही उसको फॉलो करा। अगर याद हो आपको, हमने जैसे अभी पीछे पढ़ा कि जो नॉर्दर्न श्रीलंका वाला एरिया है उसको जो है राजेंद्र वन ने ही जो है करा था, उस एक्सपेडिशन को जो श्रीलंका के अगेंस्ट था तो राजेंद्र वन ने ही करा था। तो क्या होता है कि जब महेंद्र फिफ्थ ट्राई करते हैं अपना पार्ट रिकवर करने की, चोलाज से जो नॉर्दर्न पार्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया था उसको कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा से हासिल कर लूं, तो राजेंद्र वन जाकर के क्या करते हैं, उनको हरा देते हैं महेंद्र फिफ्थ को, जो कि श्रीलंका के रूलर थे, और साथ साथ सदर्न श्रीलंका वाला एरिया भी जो है कैप्चर कर लेते हैं। अब आप देखो कि पहले नॉर्दर्न वाला तो था ही था, अब सदर्न वाला भी हो गया, यानी कि पूरा श्रीलंका जो है वो चोला अंपायर के अंडर आ गया। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे इन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका अपने अंडर ले लिया, मतलब चोलास के अंडर आ गया वो एरिया, डायरेक्ट कंट्रोल में था। और वो फिर इसके बाद इन्होंने चेर और पंड्या रूलर्स को भी हराया। एक्चुअली ये जो है चलता रहता था उस टाइम पे, चेर पंड्या और ये सब आप चालुक्य ये सब लड़ते रहते थे, और कभी कोई जीत जाता था कभी कोई जीत जाता था, तो कुछ हल्का सा कोई वीक हुआ तो कोई अपने आप को वहां पर इंडिपेंडेंट हो जाता था। तो इस तरीके से ये इनका चलता रहता था आपस में लड़ाई झगड़ा। तो इन्होंने फिर से जो है चेर और पंड्या रूलर्स को हराया। उसके बाद इन्होंने वेस्टर्न चालुक्यन किंग को भी हराया, जो कि थे जय सिंह सेकंड, तो इनको भी हराया, और फिर से जो है तुंगभद्रा वाला एरिया अपनी अंपायर के अंदर स्टैब्लिश कर लिया। उसके अलावा जो इनकी फेमस मिलिट्री एक्सपेडिशंस मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं नॉर्थ इंडिया के अंडर, जिसमें ये गंगा रिवर क्रॉस करके आए और बंगाल के किंग महिपाल वन को हरा दिया। ठीक है, महिपाल वन जो कि बंगाल के किंग थे उनको हरा दिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सपेडिशन था राजेंद्र वन का। इसी जो नॉर्थ इंडिया का कैंपेन था उसकी सक्सेस को कॉमेमोरेट करने के लिए इन्होंने एक नई सिटी इस्टेब्लिश करी, जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलपुरम, गंगई कोंडा चोलपुरम, और यहाँ पर जो है राजेश्वरम टेम्पल इन्होंने बनवाया, और यही जो सिटी है आगे चल करके इन्होंने अपनी कैपिटल भी बनवाई। चोलास की जो कैपिटल हो गई नहीं, वो हो गई गंगई कोंडा चोलापुरम में, और वो किसने बनवाई थी, राजेंद्र वन ने बनवाई थी। क्यों, अपनी विक्ट्री जो नॉर्थ इंडिया कैंपेन था उनका, जिसमें उन्होंने बंगाल के रूलर महिपाल वन को हराया था, उसको कॉमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, फिर माना जाता है कुछ अदर मिलिट्री नेवल एक्सपेडिशंस भी करे इन्होंने, जो कि थे कदरम के अगेंस्ट। बस उसका जो लेकिन पॉइंट है कि क्यों करा था, ये ऑब्जेक्टिव क्या था, वो सब क्लियर नहीं है। कदरम्स को हराने के बाद इन्होंने टाइटल लिया कदरम कोंडम का। तो ये सब हो गया राजेंद्र वन के मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में, और कहां कहां पे इनकी इन्फ्लुएंस थी। अगर बात करें हम इनके टाइम राजेंद्र वन के टाइम पे एम्पायर की एक्सटेंट के बारे में, अगर एक्सटेंट को देखें चोला एम्पायर की राजेंद्र वन के टाइम पर, तो उसमें तुंगभद्रा वाला जो एरिया है, रायचूर दोआब वाला एरिया है, वो नॉर्दर्न बाउंड्री था। फिर उसके अलावा इनकी अंपायर के अंदर पंड्या, केरलाज और मैसूर रीजन वाले एरियाज भी थे। साथ साथ अब तो पूरा श्रीलंका का पार्ट जो है इनके अंडर था। उसके अलावा जो इनके फादर ने, राजा राज वन ने वेंगीज के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे थे, इन्होंने भी जो है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस आगे कंटिन्यू रखे, उनको बना करके रखा। ठीक है, और अपने फादर की तरह ही ये भी एक शैव भक्त थे, और इन्होंने टेम्पल भी बनवाया जो इनकी नई कैपिटल थी गंगई कोंडा चोलापुरम में, वहां पर एक शिवा टेम्पल बनाया, और जिसको बोला जाता है, और साथ में एक लॉर्ड नटराज टेम्पल भी बनवाया चिदम्बरम में। ठीक है,
सो ये सब था राजेंद्र वन के बारे में, कैसे उन्होंने मिलिट्री कंक्वेस्ट करे, श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया, चेर और पांड्यास को हराया, वेस्टर्न चालुक्यास को हराया, फिर नॉर्थ इंडिया में आकर के बंगाल के रूलर को हराया और कदरम्स के अगेंस्ट भी जो है नेवल एक्सपेडिशन करा। तो उनकी जो अंपायर है उसका एक्सटेंट हमने देखा, और वो एक शिवा भक्त थे। उन्होंने अपनी नई कैपिटल गंगई कोंडा चोलापुरम में शिव टेम्पल बनवाया, साथ साथ लॉर्ड नटराज टेम्पल चिदम्बरम में बनवाया। हालांकि ये जो अदर सेक्ट्स थे उस टाइम पे, वैष्णव सेक्ट्स हो गए और बुद्धिज्म सेक्ट हो गए, तो ये उनकी तरफ भी जो है काफी ज्यादा लिबरल और टॉलरेंट थे। ठीक है, तो ये हो गया सब राजेंद्र वन के बारे में। अब बात करें लेटर चोलास की, कि जो राजेंद्र वन के टाइम पर के बाद आए जो चोला रूलर्स आए, तो जब राजेंद्र वन थे उनके टाइम पर जो चोला पावर थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट थी और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी चोला पावर। फिर उसके बाद आए कुलोतुंग वन और कुलोतुंग थर्ड। जो कुलोतुंग वन थे ये राजेंद्र वन के क्या थे, ग्रैंडसन थे। ठीक है, इन्होंने जो चोला थ्रोन वो कैप्चर किया था, और साथ साथ इन्होंने वेंगीज के साथ भी जो है अपनी किंगडम को यूनाइट करके रखा। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं के टाइम पर देखा जाता है कि काफी ज्यादा वीकनेस अंपायर के अंदर शुरू होने लग गई थी। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया, वेंगीज इंडिपेंडेंट हो गए, मैसूर वाला जो है एरिया जो है उसको भी जो है चालुक्याज ने जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है, वेंगी और मैसूर वाला एरिया चालुक्याज ने कैप्चर कर लिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि इनके टाइम पर आकर के, कुलोतुंग फन के टाइम पर आकर के अंपायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू होने लग गया। क्यों? क्योंकि ये सब थोड़े से वीक थे। उसके बाद आते हैं कुलोतुंग थर्ड। इनके टाइम पर तो बिल्कुल ही जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई। जो छोटे मोटे फ्यूडेटरीज भी थे उन्होंने भी जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर लिया, और साथ साथ जो पंड्याज की एमरजेंस है वो बनने लग गई। पंड्याज ने जो है अपनी एमरजेंस बढ़ानी शुरू कर दी, अपनी सुप्रीमेसी दिखानी शुरू कर दी। तो जिस वजह से जो चोला अंपायर है उनकी सुप्रीमेसी जो है डाउनफॉल पे आने लग गई। ठीक है, फिर बात करें अगर लास्ट चोला किंग की, इंपीरियल चोला किंग की, तो वो थे राजेंद्र थर्ड, जो कि जातव वर्मन सुंदर पंड्या सेकंड से हार गए। और उसके बाद जो भी चोला कंट्री थी, जितना भी इनका पार्ट था, वो सारा का सारा पंड्याज एम्पायर के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि लेटर मतलब चोलास के बाद आए पंड्याज, फिर से पंड्याज ने आकर के इनको अपना एस्टैब्लिशमेंट कर लिया और चोलास को हरा दिया। ठीक है, तो ये सब हो गया इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा कैसे जो इनके फाउंडर थे विजयला, उन्होंने चोला एम्पायर एस्टैब्लिश करी। उसके बाद आदित्य वन आए जिन्होंने आकर के पल्लवास को हराया। फिर उसके बाद हमने अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा। राजेंद्र वन आए जिन्होंने अपने सबसे राजराज वन आए सॉरी पहले, जिन्होंने अपने सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेडिशंस करे और अंपायर को एक्सटेंड करा। नॉर्दर्न श्रीलंका वाला पार्ट तक उनके अंदर आ गया। फिर राजेंद्र वन आए, उन्होंने पूरा श्रीलंका का पार्ट ले लिया और बंगाल के रूलर महिपाल वन तक को हरा दिया। उसके बाद आए लेटर चोलास, कुलोतुंग वन, जिनके टाइम पे श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया। चालुक्याज ने आकर के वेंगी और मैसूर वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। फिर कुलोतुंग थर्ड आए, इनके टाइम पर तो बिल्कुल ही एम्पायर वीक हो गया, फ्यूडेटरीज बढ़ने लग गए और इंडिपेंडेंट होने लग गए, और साथ साथ पंड्याज की एमरजेंस बढ़ती चली गई। फिर राजेंद्र थर्ड आए जो कि लास्ट चोला किंग थे, और इनको आकर के जातव वर्मन सुंदर पांड्या सेकंड ने हरा दिया और चोला कंट्री पंड्यास के अंडर चली गई पूरी की पूरी। सो ये सब था पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में इनकी। ठीक है, अब जब इनका अंपायर इतना बड़ा था, हमने देखा कितना बड़ा अंपायर था इन लोगों का, तो अब हम बात करें अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जो किंग था वो एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप पर था। ठीक है, यानी कि किंग जो होता था वो कहाँ होता था, सेंटर में बैठा होता था, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप पर था, और उसकी हेल्प आउट करने के लिए कुछ ऑफिशियल्स होते थे जो कि किंग को असिस्ट करते थे गवर्नेंस में। फिर सेंट्रल प्रोविंस जो पूरी किंगडम थी, जो भी पार्ट्स थे इनकी टेरिटरी के अंदर, वो डिवाइडेड थी वेरियस प्रोविंसेस में। उन प्रोविंसेस को बोला जाता था मंडलम। और जो ये मंडलम्स होते थे ये या तो रॉयल प्रिंसेस के अंडर होते थे, ठीक है, या ऑफिसर्स होते थे जो गवर्नर्स बनते थे।
और उसके अलावा जो ये प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस डिवाइडेड थी अलग डिविजन्स में और डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनको बोला गया है वल्लनाडु और नाडु। जो वल्लनाडु डिवीजन थी वो थी पेरियंतर के अंडर, यानी कि जो उसका हेड माना जाता है, जो पूरी देखरेख करता था एडमिनिस्ट्रेशन की वल्लनाडु में, उसको बोला जाता था पेरियंतर, पेरियंतर, ठीक है। और जो नाडु में था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, वो जो थे यानी कि मतलब आज के डीएम वगैरह जैसे होते हैं, तो उस टाइम पे होता था नत्तर, क्या बोला जाता था, नत्तर बोला जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते हैं टाउन्स, आप देखिए टाउन्स है, टाउन्स को बोला जाता था नगरम, और जो नगरम के हेड होते थे वो होते थे नगरत्तर। कौन होता था हेड नगरम का, नगरत्तर। फिर नगर्स में होते थे बहुत सारे विलेजेस, और जो विलेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा ऑटोनोमस थे और उनकी हेल्प आउट करते थे सभाज। अब हम देखेंगे कितने ज्यादा विलेज इंपॉर्टेंट थे और सभाज कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखती थी उस टाइम पर। विलेज ऑटोनॉमी सबसे ज्यादा जो देखी गई है वो इंपीरियल चोलास के अंडर ही देखी गई है, डेक्कन इंडिया के अंडर। अगर हम बात करें विलेज असेंबलीज की, सभाज की हम बात करें, तो दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें उतिरामेरूर से, जो कि परांतक वन के टाइम के हैं। इनसे हमें पता लगता है कि विलेज असेंबलीज कैसे फॉर्म होती थी, क्या फंक्शंस थे उन काउंसिल्स के, ठीक है। अगर विलेज की बात करें, जो विलेज था एक, वो 30 वार्ड्स के अंदर डिवाइडेड था, यानी 30 वार्ड होते थे उस विलेज के अंदर, और हर वार्ड में से एक मेंबर जो है नॉमिनेट किया जाता था असेंबली के लिए, विलेज असेंबली के लिए। अगर और साथ साथ देखा गया है कि कुछ क्वालिफिकेशंस होती थी वार्ड मेंबर बनने के लिए। वो क्वालिफिकेशंस क्या होती थी कि आपके पास एटलीस्ट 1/4 वैली लैंड होना चाहिए, आपका अपना घर होना चाहिए, ऑन रेसिडेंस होना चाहिए, आप 30 साल से अबव 30 इयर्स होने चाहिए, एंड बिलो 70 इयर्स ऑफ एज, यानी 30 से लेकर के 70 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, और आपको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको एक एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको नॉलेज भी होनी चाहिए उस टाइम पे वेदास वगैरह की। फिर वहीं कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी देखने को मिलती हैं कि कौन नहीं बन सकते थे वार्ड मेंबर। कुछ जो कि पास्ट 3 साल से कमेटी मेंबर हैं, यानी कि कुछ जो 3 साल से हैं इसके अंदर, वो नहीं बन सकते थे। फिर जो लोग अपने सब अकाउंट्स यानी कि अपने अकाउंट्स वगैरह सबमिट करने में फेल हो गए जब कमेटी मेंबर थे, वो नहीं बन सकते थे। जिन्होंने कुछ पाप करे हैं या किसी की प्रॉपर्टी स्टोल करी है। अब आप खुद देख सकते हैं कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे उस टाइम पर कि आप डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए, मतलब कितनी ज्यादा एक अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश थी उस टाइम के अंडर भी, ठीक है। और जो भी फिर मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे, जैसे हमने पढ़ा 30 वार्ड होते थे, तो विलेज असेंबली के लिए कितने मेंबर्स नॉमिनेट हो गए, 30। हर एक वार्ड से एक मेंबर, तो 30 मेंबर्स नॉमिनेट होते थे, और इनके नाम जो है फिर पाम लीव्स पर लिखे जाते थे और एक पॉट के अंदर डाल दिए जाते थे, और जिससे वो कुड़ोवलई सिस्टम बोला जाता था इसको, 1 साल के लिए होता था कुड़ोवलई सिस्टम, आप ये याद रखिएगा। फिर ये नाम जो है निकाले जाते थे और 6 वरियम्स में इनको डिवाइड किया जाता था। वरियम्स यानी कमेटीज उस टाइम पर 6 वरियम्स में इनको डिवाइड किया जाता था, जिसमें थी संवत्सरवरियम, एरीवरियम, थोट्टवरियम, पंचवरियम, पोन्नवरियम, पुरावरिवरियम। ये डिफरेंट कमेटीज थी और इनके डिफरेंट फंक्शंस थे विलेज लेवल के ऊपर अंडर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप से था। पहले विलेज के अंदर 30 वार्ड्स, हर वार्ड में से एक मेंबर आएगा नॉमिनेट होकर के, कुछ क्वालिफिकेशंस थी और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन थी। फिर उसके बाद जो भी मेंबर आता था नॉमिनेट होकर के, उनका नाम लिखा जाता था पाम लीव्स में, एक पॉट के अंदर डाल दिया जाता था, और 30 नाम निकाले जाते थे उसमें से, ठीक है। और उनको फिर एक डिफरेंट वरियम्स में जो है डिवाइड कर दिया जाता था, यानी कमेटीज में डिवाइड कर दिया जाता था और फंक्शंस अलॉट कर दिए जाते थे। तो ये था विलेज लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ये कमेटी के मेंबर्स होते थे ना, ये मेंबर्स, इनको बोला जाता था वेरिया पेपरू मक्कल, वेरिया पेपरा मरुकल बोला जाता था इनको, ठीक है। क्या बोला जाता था, वेरिया पेपेरू मक्कल।
ये जो असेंबलीज थी ये ज्यादातर मंदिर में मिलती थी और या किसी ट्री के नीचे मिलती थी और रेजोल्यूशंस वगैरह पास करती थी। तो ये हो गया विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी। अगर हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ में डिस्कस करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, तो किंग आता था सेंटर में, जो भी किंगडम हो कैपिटल में बैठता था वो, जो भी किंगडम में थी, जो भी टेरिटरी थी वो डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी और उन प्रोविंसेस को मंडलम बोला जाता था और जो उनका हेड होते थे वो प्रिंस होते थे या गवर्नर्स होते थे। उसके बाद डिविजन्स आती थी जिनको वल्लनाडु बोला जाता था और उनका हेड था पेरियांतर। फिर उसके बाद नेहरू नाडु आती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका हेड था नत्तर। फिर टाउन लेवल पे नगरम बोला जाता था और उनका हेड था नगरत्तर। फिर डिफरेंट विलेजेस आते थे और विलेज असेंबलीज जो है उसमें मेन रोल था उनका एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके बारे में हमने ये सब पढ़ा। तो ये हो गया इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे ये लोग एडमिनिस्टर करते थे। अगर बात करें हम रेवेन्यू की कि पैसा कहां से आता था, रेवेन्यू इनकम कहां से जनरेट होती थी, तो इनके अंदर जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था और उसको बोला जाता था पूरा वुवरी थी नकलयम। पूरा वुवरी थी नकलयम। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंस करने में टफ है वर्ड्स, बट आपको हल्का फुल्का याद रखना है। जो रेजिडेंशियल पोर्शन था यानी कि जहां पर लोग रहते थे विलेज में, उस एरिया को बोला जाता था उरनत्तम। क्या बोला जाता था? उरनत्तम। वहीं जो टेम्पल्स को लैंड दिया जाता था और ये जो रेजिडेंशियल लैंड होता था ये क्या थे? टैक्सेस से एग्जम्प्टेड थे, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं था। वहीं लैंड रेवेन्यू के अलावा जो कि एग्रीकल्चर वगैरह से जनरेट होता था, कुछ टोल्स थे, कस्टम्स थे गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने के लिए, जैसे कि आज भी हम देखते हैं। प्रोफेशनल टैक्सेस थे कुछ उस टाइम पर और सेरिमोनियल ओकेजन्स के ऊपर ड्यूज वगैरह लिवाइड थे, यानी कि अगर आप शादी या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कुछ ड्यूज देने पड़ेंगे। और साथ साथ जुडिशियल फाइन्स भी थे, कोई आपने अगर मतलब लॉ के अगेंस्ट कोई काम किया है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। देखा गया है कि जब हार्ड टाइम्स आते थे, यानी कि सपोज कोई क्रॉप फेलियर हो गया, फेमाइन आ गई, कुछ भी आया, तो उस टाइम पर टैक्सेस का रेमिशन भी होता था। और उसका हमें पता लगता है कुलोतुंग वन के टाइम के बारे में, जब इन्होंने टैक्सेस का एबॉलिशन कर दिया था टोल्स का और टाइटल लिया था सुंगम तवीरत चोलन। ये इन्होंने टाइटल लिया था टोल्स का एबॉलिशन करने के बाद। ठीक है, तो ये सब हो गया इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे इनका रेवेन्यू होता था। जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको बोला जाता था पूरा वुवरी थी नकलयम, और फिर उसके बाद जो रेजिडेंशियल पोर्शन था उसको बोला जाता था उरनत्तम। ये पोर्शन और टेम्पल्स वाला एरिया जो है टैक्सेस से एग्जम्प्टेड था, टोल्स और कस्टम्स वगैरह होते थे, प्रोफेशनल टैक्सेस थे। फिर उसके अलावा हार्ड टाइम्स में टैक्सेस का रेमिट भी कर दिया जाता था। तो ये हो गया रेवेन्यू के बारे में। अब बात करें हम इनके टाइम पे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो जो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी थी वो तो थी ही थी इनके अंदर, जिसमें एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री और नेवी थी। अगर हम बात करें इनके आर्मी के बारे में तो हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से कि वो 70 रेजिमेंट्स में जो है डिवाइडेड थी, यानी कि 70 रेजिमेंट थे। और इसका हमें पता लगता है डिफरेंट इंस्क्रिप्शन से। और कुछ जो रॉयल ट्रूप्स थे, यानी कि जो मतलब राजघराने के लिए काम करते थे, उनको बोला जाता था कई कई कोल पेरुम पड़ई। क्या बोला जाता था? कई कोल पेरुम पड़ई। ये रॉयल ट्रूप्स थे जो राजघराने को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। वहीं किंग की उसके लिए सिक्योरिटी के लिए उनका पर्सनल ट्रूप था जिनको बोला जाता था वेलई करर। यानी कि अगर हम आज के एसपीजी ग्रुप की बात करें, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो कि प्रधानमंत्री को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, तो उस टाइम पर जो था वो भी था जिसको बोला जाता था वेलई करर। ठीक है, तो आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा। साथ में आर्मीज की जो है ट्रेनिंग होती थी टाइम टू टाइम। मिलिट्री कैंटोनमेंट्स वाले एरियाज भी थे और उनको बोला जाता था कदगम्स। क्या बोला जाता था? कड़गम्स।
फिर जो चोलास थे इनके टाइम पर, जैसे हमने इनकी एक्सपेडिशंस में पढ़ा कि नेवी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो इनके टाइम पर नेवी जो है बहुत ज्यादा सुपीरियर थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा नेवल अचीवमेंट्स जो हुए हैं वो चोलास के टाइम पर ही हुए हैं। क्योंकि इनका जो, अगर कंट्रोल करें हम, कंट्रोल की बात करें, तो मालाबार कोस्ट पूरा और कोरोमंडल कोस्ट पूरा जो है इनके अंडर था। पूरा मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट, यानी कि वेस्टर्न घाट्स में मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न घाट्स में कोरोमंडल कोस्ट, दोनों का दोनों में इनका कंट्रोल था। और बे ऑफ बंगाल के अंदर भी इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। आपने देखा जैसे अभी बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में कैसे इनका मलय पेनिनसुला हो गया, और कैसे ये जो इधर जावा सुमात्रा वाले एरियाज हैं वहां पर भी इनका कंट्रोल था। तो बे ऑफ बंगाल में भी इनका काफी ज्यादा कंट्रोल था। इसलिए जो नेवी की इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा थी चोलास के अंडर। तो ये हो गया इनकी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम बात करें इनके टाइम पे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ की, कि कैसी सोसाइटी थी और कैसी इकोनॉमिक लाइफ थी। तो जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट था इनके टाइम पर भी। ब्राह्मण्स और जो क्षत्रियास थे वो स्पेशल प्रिविलेजेस लेते थे एज एज इट इज वेरी मच इन द टाइम दैट टाइम, यानी कि वो प्रेवलेंट था बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम। अब ब्राह्मण्स और क्षत्रिय कुछ प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। इसके बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। और कुछ इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि जो कास्ट है वो बेसिकली दो मेजर डिविजन्स में डिवाइडेड थी, जिसमें थे वलंगई और इडंगई। ये दो कास्ट थी, ज्यादातर डिवाइडेड थी। सब कास्ट भी देखने को मिलती थी उस टाइम पर, हालांकि वो ठीक तरीके से रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे। अब बात करें वुमेन की पोजीशन के बारे में, जो पोजीशन ऑफ वुमेन है उस टाइम पर वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। सती होती थी उस टाइम पर भी प्रेवलेंट थी, और देवदासी सिस्टम भी देखने को मिला है, हमें उसको भी पता लगता है। अगर बात करें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सैविज्म और वैष्णविज्म जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश करे चोलास के टाइम पे। चोला किंग्स खुद जो है वो शैव भक्त थे, शैव डिवोट्स थे, तो शैविज्म इनके टाइम पर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। और काफी ज्यादा जो टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, टेम्पल्स जो हैं वो सेंटर बन गए थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। ठीक है, और साथ में मठ जो है उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करी इस टाइम पे। माना जाता है जो टेम्पल्स होते थे तो उनके आसपास जो है एरिया मार्केट्स वगैरह लगती थी प्रॉपर। ठीक है, और बड़ी बड़ी एंट्रेंस होती थी उनकी। तो ये सब जो है टेम्पल्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर्स बन गए थे चोलास के अंडर। फिर अगर बात करें हम इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों बहुत ज्यादा फ्लरिश थी इनके टाइम में। कॉमर्स और ट्रेड बहुत सही था, बहुत अच्छा था उनके टाइम पर। और मर्चेंट गिल्ड्स वगैरह होती थी इनके टाइम पर बहुत अच्छी। फिर अगर हम कॉइन्स की बात करें, मतलब एक्सचेंज ऑफ ट्रेड कैसे होता था, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स हमें देखने को मिले हैं बहुत ही ज्यादा तादाद में, यानी प्लेंटी ऑफ वेरियस डेनोमिनेशन हमें मिले हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स की। अगर बात करें इनके कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स की, तो चोलास का जो कमर्शियल कॉन्टेक्ट है वो चाइना के साथ था, सुमात्रा के साथ था, जावा के साथ था, और अरेबिक लोगों के साथ भी था, अरेबिया के साथ भी था। हमने पीछे जब लैंड रूट देखा था मैप में चोलास एम्पायर का, तो उससे हमें पता लगता है कि कैसे ये लोग चाइना, सुमात्रा, जावा और अरेबिया के साथ इनके ट्रेड रूट हैं, और मतलब और ट्रेड प्रैक्टिस करते थे ये लोग। बात करें अगर अरब की, अरबियंस के साथ जो इनका ट्रेड था वो ज्यादातर होता था हॉर्सेस का, यानी कि वो लोग हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे। चोलास जो है अपनी कैवलरी के लिए, कैवलरी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अरेबियन हॉर्सेस जो है इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये सब हो गया इनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। ओके, तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मिल गया किस टाइप की सोसाइटी और इकोनॉमिक लाइफ थी चोलास के अंडर। वहीं अगर हम बात करें एजुकेशन और लिटरेचर की, कि एजुकेशन और लिटरेचर कैसा था इनके टाइम पर, तो जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा दिया जाता था टेम्पल्स और मठ में। टेम्पल्स और मठ थे जो वो एजुकेशनल सेंटर्स थे। हालांकि अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आए, फ्लरिश हुए इनके अंडर, बट टेम्पल्स और मठ जो थे वो बहुत बड़े एजुकेशनल सेंटर्स के रूप में उस टाइम पर निकल करके आए। और एजुकेशन के बारे में हमें पता लगता है इंस्क्रिप्शन से, जो कि एनाइरम में है,
थिरुमुकुडल में है और थिरुभुवनई में है। इनके बारे में हमें अलग अलग कॉलेजेस के बारे में पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर थे। इन कॉलेजेस में, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वेदास की पढ़ाई करवाई जाती थी, एपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता था और साथ में मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे। अगर बात करें ये इंस्टीट्यूशंस चलते कैसे थे, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी अदर इंस्टीट्यूशंस जैसे हमने देखा था नालंदा वगैरह के टाइम पे एंडोमेंट्स ऑफ लैंड्स के थ्रू ही चलते थे, और ये एंडोमेंट्स जो हैं दिए जाते थे किंग्स या नोबल्स के द्वारा। ठीक है, इनके टाइम पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तमिल लिटरेचर में। चोलास के अंडर तमिल लिटरेचर ने बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट किया, जिसमें से अगर हम कुछ बात करें टेक्स्ट की तो वो है सिवाकासिन तमनी, जो कि लिखी गई थी थिरुत कादेवर के द्वारा, थिरुत कावेदर और कुंडल केसी के द्वारा लिखी गई थी सिवाकासिन तमनई। ये बिलोंग करती है 10th सेंचुरी को। फिर इनके टाइम पर रामायण जो है कंपोज करी गई कंबन द्वारा। ओके, और पेरिया पुराणम और जिसको बोलते हैं तिरुतोंडर पुराणम, यानी पेरिया पुराणम और तिरुतोंडर पुराणम जो है सेक्युलर द्वारा कंपोज करी गई। सो रामायण और पेरिया पुराणम जो है कंपोज जो हुई वो 2 मास्टरपीस माने जाते हैं इस एज के। ठीक है, फिर उसके अलावा एक है जैन कौंडर की लिखी गई कलिंग उत्तर पुराणी, कलिंगतु पुराणी जो है, उससे पता लगता है हमें कैसे कलिंग का वॉर जो है कुलोतुंग वन ने जो है फॉट किया था। और कुछ हमें मिलते हैं अलग टेक्स्ट भी मिलते हैं जो डिफरेंट चोला किंग्स के बारे में बताते हैं, जिसमें है कि मुवारुल्लू है जो लिखा था ओत्तकुत्थर ने, ये भी हमें पता लगता है। कुछ तमिल ग्रामर टेक्स्ट भी मिले हैं, कंडलम जो लिखा था कलंदनार ने। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट अंडर द तमिल लिटरेचर, जो कि चोलास के टाइम पर बहुत बड़े और डेवलपमेंट हुआ। अगर बात करें कुछ मास्टरपीसेस की तो वो है रामायणा, जिसको कंपोज किया था कंबन ने, और दूसरा है पेरिया पुराणम जिसको कंपोज किया था सेक्युलर ने। ये 2 मास्टरपीस माने जाते हैं चोला पीरियड के। ओके, तो ये हो गया इनके आर्ट एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में। अब हम बात करें इनके टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर की। आर्ट और आर्किटेक्चर अगर हम इनके बारे में देखें तो द्रविडियन स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ चोलास के अंडर डेवलप हुआ। ठीक है, और जो इनके चीफ फीचर होता था इनके टेम्पल्स का वो होता था विमान। बेसिकली विमान जो है वो चीफ फीचर होता था इनके आर्किटेक्चर का। हमें काफी सारे टेम्पल्स मिले हैं नार्थमलाई में, कोंडुमलर में जो कि है पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमें टेम्पल मिले हैं श्रीनिवासलुर में जो कि है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आज की। तो ये सब कुछ टेम्पल्स मिले हैं हमें। अगर बात करें फेमस टेम्पल्स की, बहुत ज्यादा फेमस हुए इनके टाइम पे, तो वो है राजराज वन का बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो 1010 एडी में बनवाया गया था राजराज वन के द्वारा। ठीक है, वो बहुत बड़ा मास्टरपीस है साउथ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का आज की डेट में भी। उसमें है विमान, अर्धमंडप, महामंडप और बहुत बड़ा पैविलियन इन द फ्रंट ऑफ नोन एज नंदी मंडप। ठीक है, विमान देखने को मिलता है, अर्धमंडप देखने को मिलता है, महामंडप देखने को मिलता है और बहुत बड़ा पैविलियन देखने को मिलता है नंदी मंडप के आगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है बृहदेश्वर टेम्पल। देखिए ये टेम्पल है, कितना बड़ा विमान हो गया इसका। फिर ये अर्धमंडप, महामंडप और नंदी मंडप ये सब है। तो ये सब जो है बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर का, और ये बनवाया गया था राजाराज वन द्वारा 1010 एडी में। कब बनवाया गया था ये? 1010 एडी में। ठीक है, राजराज वन द्वारा। इसको राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, राजराजेश्वर टेम्पल भी इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें राजेंद्र वन, राजराज वन के पुत्र के टाइम पर, तो जब हमने पढ़ा था कि इन्होंने अपनी नई कैपिटल एस्टैब्लिश करी गंगईकोंडा चोलापुरम में, तो वहां पर एक शिवा टेम्पल बनवाया। तो वो भी बहुत ही ज्यादा नोटेबल कंट्रीब्यूशन माना जाता है
चोलास का टेम्पल आर्किटेक्चर में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है शिवा टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम। तो देखिए ये जो फेमस नंदी का यहाँ पर मूर्ति है, ये बहुत ज्यादा फेमस है इस शिवा टेम्पल की। तो ये टेम्पल बनवाया था राजेंद्र वन ने, जो कि राजराज वन के पुत्र थे। किन्होंने? राजेंद्र वन ने बनवाया था ये। ठीक है, ये बनवाया था राजेंद्र वन ने। ओके, so these are some beautiful temple architectures which were done by imperial cholas. Brideshwar temple at Tanjore and शिवा टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम। इसके अलावा इन्होंने काफी ज्यादा स्कल्पचर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा अपना सहयोग दिया, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो भी टेम्पल्स हैं चोलास के, चाहे वो तंजौर में है या गंगईकोंडा चोलापुरम है, तो यहाँ पर काफी सारे जो है हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं टेम्पल्स के अंडर। ठीक है, जो टेम्पल्स हैं, इसकी जो दीवार है अंदर, यहाँ पर बहुत सारे हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप, एक स्कल्पचर तो ये रहा, आपको दिख रहा होगा। सो स्कल्पचर्स का भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था चोलास के टाइम पर। सबसे बड़ा जो, अगर हम और स्टैचूज की बात करें, तो ब्रॉन्ज के स्टैचूज जो हैं बहुत ज्यादा फेमस हुए इनके टाइम पर। चोलास के टाइम पर ब्रॉन्ज स्टैचूज जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हुए। और सबसे ज्यादा फेमस हुआ नटराज का ब्रॉन्ज स्टैचू, यानी कि डांसिंग शिवा, शिवा इन अ डांसिंग मुद्रा। तो ये जो नटराज का स्टैचू है, कॉपर स्टैचू, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ इंपीरियल चोलास के अंडर। ठीक है, और कुछ चोला पेंटिंग्स भी हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं नार्थमलाई में और तंजौर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल में, वहां पर। तो हमें इससे पता लगता है कि क्या क्या इनके टेम्पल आर्किटेक्चर थे, किस टाइप से ब्यूटीफुली इनके टाइम पे परफेक्शन के साथ टेम्पल्स आर्किटेक्ट होते थे, मतलब बनाए जाते थे। उसके अलावा इनके स्कल्पचर्स में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मंदिर की दीवारों पर काफी स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। ब्रॉन्ज स्टैचू इनके टाइम पर बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस थे, जिसमें हमने पीछे अभी नटराज का स्टैचू देखा, ब्रॉन्ज स्टैचू। और कुछ इनके टाइम पर पेंटिंग्स ने भी डेवलपमेंट किया, और जो पेंटिंग्स होती थी वो टेम्पल्स की दीवारों पर बनी होती थी। तो ये सब था इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। सो अगर आज के सेशन की हम बात करें, आज हमने पढ़ा इंपीरियल चोलास के बारे में, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी पहले, फिर उनके इंपॉर्टेंट किंग राजेंद्र वन और राजराज वन के टाइम पर मिलिट्री अचीवमेंट्स देखे, फिर कैसे वो लोग हार गए और पंड्याज ने उनको ऑब्जर्व कर लिया इंपीरियल चोलास को। राजेंद्र थर्ड के टाइम पे जो लास्ट रूलर थे चोलास के, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने थोड़ा सा इनकी सोसाइटी देखी, इकोनॉमी देखी इनके टाइम पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा, और क्या इनका कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन और लिटरेचर में, ये सब देखा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस टुडेज सेशन। और सेशन खत्म करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड आप हमारा रेफरल कोड रैंक 10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलेगा बहुत अच्छा। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आप बड़े बड़े मेंटोर्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो दीज आर सब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स। सो गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन and use our referral code rank10 for a good discount. So thank you for watching this session. Goodbye, good luck.